हेलो बच्चों, आज हम विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय का टॉपिक पढ़ेंगे। गॉस का नियम क्या बोलता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स से। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फाई होता है वो किस पे निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है। और यही विद्युत जो फ्लक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। इसका मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र से या विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, क्योंकि जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स भी होगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स भी होगा। इसका मतलब जो विद्युत फ्लक्स है वो दो बातों पे निर्भर करता है, पहला विद्युत क्षेत्र पर और दूसरा क्या है, क्षेत्रफल पर। और इन्हीं दोनों से क्या बनता है, इसका फार्मूला फाई बराबर हो जाता है सदिश ई डॉट सदिश ए। समझ में आ गया। और इसी को लिखते हैं जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रहता है या बोल सकते हैं अदिश गुणनफल रहता है तो क्या लगता है, ई ए कॉस थीटा। समझ में आ गया, यहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। थीटा जो होता है वो ई और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। तो सबसे पहले एरिया सदिश को समझ लेते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है ना, एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश को सबसे पहले समझते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश की मैं बात करता हूँ, तो क्षेत्रफल सदिश को समझने के लिए, ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूँगा, द्विविमीय वस्तु लेता हूँ। द्विविमीय वस्तु मतलब 2D बॉडी के लिए लेता हूँ। किसके लिए, 2D बॉडी के लिए। ठीक है, और दूसरा किसके लिए लूँगा, 3D बॉडी के लिए, मतलब त्रिविमीय वस्तु के लिए लेके चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले द्विविमीय वस्तु का क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, जैसे द्विविमीय वस्तु मतलब एक समतल सतह लेता हूँ, ये इस तरीके से हो गया। तो समतल सतह के लिए जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है, सदिश क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल सदिश वो हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। कैसी होगी, लंबवत होगी। आप देख सकते हो इस साइड कैसा होगा, लंबवत होगा, इस साइड भी कैसा होगा, लंबवत होगा। हमेशा इसकी क्या होती है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है ना भाई, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी, सदिश की दिशा किसके लिए, द्विविमीय वस्तु के लिए। तो द्विविमीय वस्तु के लिए कैसी होती है, हमेशा कैसी होगी, समतल सतह के लंबवत होती है। समतल सतह के लंबवत होती है, इसको दिमाग में बैठा लिए। कोई भी समतल सतह होगी तो हमेशा उसमें जो सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। इतना क्लियर हो गया। कोई भी आप वस्तु ले लो, द्विविमीय वस्तु, तो हमेशा द्विविमीय वस्तु का जो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो कैसा होगा, उस सतह के लंबवत होगा। अब किसकी बात करते हैं, अब त्रिविमीय वस्तु की बात करता हूँ। तो त्रिविमीय वस्तु मतलब इस तरीके से मैं क्या बना दिया, त्रिविमीय वस्तु बना दिया। अब त्रिविमीय वस्तु के लिए क्या होगा, तो त्रिविमीय वस्तु के लिए जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी हमेशा कैसी होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी त्रिविमीय वस्तु के लिए कैसी होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर मतलब देख लीजिए, इस सतह की बात करता हूँ मैं, तो इसके लिए बाहर कैसा होगा, ऊपर की तरफ। इस सतह की बात करते हैं, फलक की भी बात करते हैं, फलक के लिए कैसा हो जाएगा, बाहर की ओर। इस फलक की बात करता हूँ तो ये आपकी तरफ होगा। अंदर वाले फलक की बात करता हूँ वो अंदर की तरफ होगा। अब जैसे नीचे वाली सतह की बात करता हूँ, फलक की बात करता तो वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। और इस साइड वाला जो है, लेफ्ट साइड वाला, उसका कहाँ होगा, इस तरीके से होगा। तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। हमेशा क्या होगा, बाहर की होगा। समझ में आ गया। तो 2D वस्तु के लिए कैसा होगा, ये 2D वस्तु के लिए क्या होगा, लंबवत होगा। जैसे मान लो एक 2D वस्तु है तो इसके लिए कैसा होगा, लंबवत, इस दिशा में और इस दिशा में। ठीक है। और अगर 3D वस्तु की मैं बात करता हूँ तो 3D वस्तु के लिए कैसा होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। समझ में आ गया, बाहर की हमेशा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो अब इसे समझ में आ गया। मान लो अगर मैं मान लो इस तरीके से क्या करता हूँ, एक क्षेत्रफल सदिश लेके चलता हूँ। इसका जो क्षेत्रफल सदिश का सदिश जो है कितना है, वो ए है। ए को या एस से डिनोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल सदिश कितना है इसका, ए है। ए मतलब ये क्या है, समतल क्या है, एक समतल सतह है। समतल सतह के लिए कैसा आएंगे, लंबवत लेंगे। ठीक है। और इसका जो विद्युत क्षेत्र है, मान लो इसे कितना विद्युत क्षेत्र
पास हो रहा है, ई विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, मतलब गुजर रहा है। इससे होकर कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, ई विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, मान लो थीटा है, मतलब ई और सदिश ए के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे ई का कौन सा घटक होगा, यहाँ पे ई का हो जाएगा ई कॉस थीटा, और यहाँ पे ई का कौन सा घटक होगा, ई साइन थीटा घटक होगा। समझ में आ गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, हमेशा विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक उपयोग में लेना है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक उपयोग में लेना है, जो क्षेत्रफल की तरफ होती है, जो क्षेत्रफल की तरफ होती है, जो सदिश क्षेत्रफल सदिश के तरफ होती है, जो क्षेत्रफल सदिश के साथ होती है, साथ होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक सदिश क्षेत्रफल के साथ है, ई कॉस थीटा घटक साथ है। तो इसलिए इसका फार्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मतलब ई का कौन सा घटक, ई कॉस थीटा, और क्षेत्रफल का ए, और इसी को मिला के अगर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा सदिश ई डॉट सदिश ए हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया, पहला चीज़ तो समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक काम करेगा, जो क्षेत्रफल सदिश के साथ होगा, मतलब उसकी दिशा में होगा, उसके एलॉन्ग होगा बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा कौन सा फैक्टर काम करेगा इसमें, तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो बोल सकते हैं कि ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। समझ में आ गया इतना क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक यहाँ पे काम करेगा, विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक काम करेगा, जो सदिश क्षेत्रफल के क्या होगा, साथ होता है। सदिश क्षेत्रफल के साथ कौन सा विद्युत क्षेत्र का घटक काम करेगा, ई कॉस थीटा। इसलिए यहाँ पे लगता है ई ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे लग जाएगा ई के साथ कॉस थीटा कंपोनेंट काम करेगा, साइन थीटा कंपोनेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका नियम बोलता है कि इसका विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बररेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ये सदिश ई और सदिश ए का क्या होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, मतलब दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया। तो फाई बराबर हो जाएगा सदिश ई डॉट सदिश ए। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए छोटे से क्षेत्रफल के लिए अपन क्या देखते हैं, विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो छोटे से क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे अपन, एक छोटा क्षेत्रफल बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है। और इससे मान लो ई विद्युत क्षेत्र क्या हो रही है, होकर गुजर रही है, इससे ई विद्युत क्षेत्र होकर क्या कर रही है, गुजर रही है। अब देखिए इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। तो ये मैंने बना दिया क्या, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश को मान लो मैं एस से शो करता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये छोटा क्षेत्रफल इसलिए क्या लिखूंगा, इसमें डी एस लिख दूंगा। तो ये हो गया सदिश क्षेत्रफल, छोटा सदिश क्षेत्रफल। इतना क्लियर हो गया। और मान लो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, मान लो थीटा है। तो इस कंडीशन में अपने को यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ई का कौन सा घटक डी एस के साथ है। तो ई का कौन सा घटक, मैंने बताया ना आपको पिछले जस्ट अभी कि ई का यहाँ पे ऐसा घटक यूज़ करना है जो डी एस के साथ होना चाहिए। तो ई का कौन सा घटक डी एस के साथ होगा, ई कॉस थीटा घटक डी एस के क्या होगा, साथ होगा। तो जब यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई डॉट डी एस कॉस थीटा, मतलब ये वाला ई कॉस थीटा और उसके साथ क्या लगा दिए, डी एस लगा दिए। यही कहलाएगा क्या, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं डी फाई इज इक्व टू ई डी एस कॉस थीटा। अब इसी को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, सदिश डी फाई नहीं होगा ये, है ना। जब इसमें कॉस थीटा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सदिश ई डॉट क्या हो जाएगा, सदिश डी एस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डी फाई इज इक्व टू आ गया सदिश ई डॉट सदिश डी एस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब पूरे का मेरे को फ्लक्स नहीं, छोटे से एरिया मान लो बड़ा सा एरिया होता कुछ ऐसा इस तरीके से। अब बड़े से एरिया का मेरे को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो बड़े से एरिया का फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब डी फाई को क्या करना पड़ेगा, समाकलित करना पड़ेगा। तो जब डी फाई को समाकलित करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यहाँ पे लग जाएगा क्या, समाकलन। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। और ई डॉट डी एस मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। और इसमें यहाँ पे अगर ई कांस्टेंट है, ई अगर क्या है, कांस्टेंट है या नियत है, नियतांक है, स्थिरांक है। अगर ई नियत होगा तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ई कॉम बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगी, डी एस कॉस
थीटा हो जाएगी। कब के केस में? अगर ई क्या होगी? नियत होगी, ठीक है। और थीटा का मान अगर शून्य अंश है, यहाँ पे थीटा का मान कितना है? अगर शून्य अंश है तो ये हो जाएगा ई डी एस। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? कुल विद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर बड़ा एलिमेंट का या बड़ा पार्ट का क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना, सबसे पहले किसका निकालेंगे अपन? छोटे से पार्ट का निकालेंगे। अगर छोटे से पार्ट का अगर क्षेत्रफल आप निकाल लेते हो तो इंटीग्रेट करके या समाकलित करके आप क्या निकाल सकते हो? पूरे पार्ट का क्या निकाल सकते हो? विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ये विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि किसी धातु की चादर जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल ds बराबर दिया हुआ है 5i माइनस 8j अपने को दी हुई है। मतलब ये क्या दिया है? क्षेत्रफल सदिश अपने को दी हुई है। से विद्युत क्षेत्र कितनी गुजर रही है? सदिश E बराबर -2i प्लस 4j माइनस 7k होकर क्या हो रही है? गुजर रही है। तो फ्लक्स की गणना कीजिए। तो भाई फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है? सदिश E डॉट सदिश A होता है। सदिश E का मान दिया -2i प्लस 4j माइनस 7k ये अपने को दिया हुआ है। और सदिश A का जो मान है वो दिया हुआ है क्या? 5i माइनस क्या दी हुई है? 8j अपने को दी हुई है, ठीक है। अब दोनों का कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है? i के गुणांक का गुणा i के गुणांक के साथ j के गुणांक का गुणा j के गुणांक के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस j का गुणांक क्या है? 4 इंटू -8 हो जाएगा और प्लस -7 यहाँ पे k का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। जब गुणा करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूने कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 8 चौक 32, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -32 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया? -42। क्या आ जाएगी? -42 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब विद्युत फ्लक्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको दिमाग बैठा लीजिए, क्या होती है? विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वो वेबर पर मीटर का वर्ग होती है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स। इतना क्लियर है? चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल बोल रहा है विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको 3 चित्र दिया गया है, तीनों के विद्युत फ्लक्स की क्या करनी है? गणना करनी है। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर होता है सदिश E डॉट सदिश A होता है और इसी को लिखते हैं EA कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो किधर होगा? हमेशा लंबवत होता है। तो इसका लंबवत मतलब क्या होगा? इस दिशा में होगा। सदिश क्षेत्रफल कैसा होगा? इस दिशा में होगा। मतलब E और A क्या है? सेम दिशा में है। तो सेम दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E इंटू और A क्षेत्रफल। तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? A का वर्ग हो जाएगा। और थीटा का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? EA का वर्ग हो जाएगा। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल, इस वाले चित्र का। समझ में आ गया? तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? EA वर्ग हो जाएगा। A वर्ग क्यों किए हैं? क्योंकि भुजा का वर्ग या लंबाई गुणी चौड़ाई करोगे तो भी A इंटू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यहाँ पे A का वर्ग हो जाएगा। चलिए ये चित्र में देखते हैं। इस चित्र में फिर से फिर क्या निकालना? अपने फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है सदिश E डॉट सदिश A होता है। तो फाई क्या हो जाएगा? EA कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा? ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये ऐसा रखा था, क्षेत्रफल ऐसा लिए थे सदिश। अब ये ऐसा हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश कहाँ हो जाएगा? आपकी तरफ हो जाएगा। तो आपकी तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश, तो मैं ऐसा तो नहीं बना सकता, तो इसको मैं तिरछा बना देता हूँ। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगी। देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है इस साइड और क्षेत्रफल क्या है? आपकी तरफ है। तो ये वाला और ये वाला कितना कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बना रहा है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो फाई बराबर हो जाएगा E और इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब A का वर्ग हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए ये वाले चित्र में देखते हैं। फिर से यहाँ देखिए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? सदिश E डॉट सदिश A होता है। लिख सकते हैं EA कॉस थीटा। चलिए अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? ऐसे एक रिंग रखी हुई इस तरीके से ना, सर्कुलर
तो ऐसा वृत्तीय रिंग है, तो इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र ऐसा तिरछा है, तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा तिरछा है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। तो ये सतह अगर ऐसी रखी है तो इसका क्षेत्रफल लंबवत कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इनका जो थीटा होगा वो ये वाला होगा, तो इनके थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो कितना अंश हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो मतलब यहाँ ई और ए के बीच का कोण कितना है, 30 अंश का है। तो यहाँ पे ई और ए क्या होता है, तो ए क्या है, एक रिंग है, सर्कुलर है, वृत्ती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग होता है, और ये हो जाएगा cos 30। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2 मतलब √3e पाई आर स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, विद्युत फ्लक्स का। तो इतना क्लियर हुआ, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसको समझ जाओगे तो आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। जो चित्र दिया हुआ है इसमें विद्युत फ्लक्स की अपने को क्या करनी है, गणना की। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, ये जो इसकी भुजा है वो कितनी, मान लो ए है, तब विद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए सबसे पहले फाई का सूत्र होता है सदिश ई डॉट सदिश ए होता है, और ये होता है ई ए कॉस थीटा। सदिश ई डॉट सदिश ए डॉट होता है, सदिश ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़े, देखिए इसमें ई तो दिया हुआ, ई की दिशा फिक्स है, इस तरफ है, लेकिन ए की दिशा अपने को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ी। तो ए की दिशा जो होती है वो फलक के या सतह की क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है, मतलब लंबवत होती है। तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे पहली सतह हो गई, ये वाली, इसी तरह ये ऊपर वाली सतह हो गई दूसरी सतह, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाली तीसरी सतह हो गई, है ना, और जो नीचे की तरफ है ये वाली, वो कौन सी सतह है, चौथी सतह, ये नीचे की तरफ हो गई, ठीक है। और पांचवी सतह आपकी तरफ है, और छठवीं सतह कहाँ है, अंदर की तरफ है। तो 6 फलक है इसमें, ठीक है, आपको पता है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो सदिश क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, इसके लंबवत, मतलब इस दिशा में होगा, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इस तरफ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं φ1 निकाल ले, पहले फलक का क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो इसका कोण कितना हो जाएगा, ई उधर है, ए इधर है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो ये हो जाएगा कॉस 180 अंश। कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, मान जो है क्या होता है, -1 होता है, और क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा -1, तो इसका मान आ गया -e a का वर्ग, ठीक। ये φ1 का मान निकल गया। अब किसके निकालते हैं, फलक 2 का क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो फलक 2 ऊपर की तरफ है, तो इसका लंबवत कैसा हो जाएगा, इस तरीके से ना भाई, ऐसा बना हुआ ऊपर में, तो उसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, उसके लंबवत होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखिए ये भी हो जाएगा ई ए कॉस, अब इसका देखिए कोण कितना होगा, इधर है, ए ऊपर है, तो कितना 90 अंश, कॉस 90 अंश। और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, सीधा सीधा 0 होता है। तो यहाँ पे φ2 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए फलक 3 का निकालते हैं। फलक 3 का हो जाएगा ई ए कॉस, अब बताइए फलक 3, तो ये फलक 3 मतलब ऐसा है, इस तरीके से, तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, उस साइड होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई और ए की दिशा क्या है, समान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो ई ए का मान कितना हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई ए का वर्ग। ये फलक 3 के लिए क्या निकल गया, विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब निकालते हैं फलक 4 के लिए। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस, फलक 4 कहाँ है, नीचे की तरफ है, ऐसा नीचे इस तरीके से। तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो सदिश क्षेत्रफल जो इसका होगा उसका नीचे की तरफ होगा। तो ये हो गया इस तरीके से। तो देखिए विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश नीचे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो ये cos 90 का मान हो जाएगा सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं φ5 और φ6 की बात करते हैं। तो φ5 देखिए, φ5 आपकी तरफ है, φ6 अंदर की तरफ है, विद्युत क्षेत्र इधर है। तो ऐसा देख सकते हैं, मार्कर में समझा सकता है, ऐसा है इस तरीके से। पहला वाला φ5 आपकी तरफ है, इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, आपकी तरफ होगा, और विद्युत क्षेत्र, तो इसका भी कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और जो अंदर वाली सतह है 6, जो छठवीं सतह है वो कहाँ, अंदर की तरफ, तो उसका क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ होगा। और इसका जो विद्युत क्षेत्र कितना है, इधर ई होगा, तो इसके बीच भी कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों में कॉस क्या आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6
6। और जब सबको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक में है, ये वाला धनात्मक, बाकी सबका मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब रखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पूरे का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आया? तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिया है। इतना अगर अच्छे से कर लोगे तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे गॉस का प्रमेय स्टार्ट करते हैं। गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, गॉस का नियम भी इसको बोला जाता है। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो किसका, कुल आवेश क्यू इनसाइड, अंदर उपस्थित हो रहा है ना, क्यू इनसाइड मान लीजिए अंदर का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही कहलाता है क्या, गॉस का प्रमेय। मतलब कोई भी अगर मान लो अपन सतह लेके चलते हैं, बंद सतह, बंद पृष्ठ, उसका टोटल आवेश को क्या करना है, 1/ε0 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। मतलब विद्युत फ्लक्स जो होता है वो अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। इसी को बोला जाता है गॉस का प्रमेय। ठीक है। और अपन पढ़े हैं फाई का एक और सूत्र होता है। फाई का क्या सूत्र होता है, ई डॉट क्या होता है, ds होता है। क्या होता है, ई डॉट ds। तो जब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को, तो यहाँ पे फाई का सूत्र बन जाएगा क्या, ई डॉट ds। ये दोनों आपस में क्या, दोनों विद्युत फ्लक्स ही है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा मुख्य फार्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो अब इस सूत्र की हमें क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है कि इस सूत्र की व्युत्पत्ति कैसी होगी। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय किसके लिए अप्लाई होता है, बंद पृष्ठ के लिए। देखिए ये बंद पृष्ठ की पहचान के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो कभी भी गॉस का प्रमेय अप्लाई करोगे तो वो किसके लिए अप्लाई होगा, बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा गोल लगाता है। तो गोल का जो साइन लगा हुआ बताता है कि ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। समझ में आ गया? तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0 होता है। कुल विद्युत फ्लक्स का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा कितना होता है, Q/ε0 होता है। चलिए सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। मान लो एक बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र पर प्लस Q चार्ज रखा गया है। ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ में एक छोटा सा अपन क्या लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। इस छोटे से क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना होगा, मान लो ds होगा। और इस प्लस से क्या होगी, विद्युत क्षेत्र क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी इस तरीके से, है ना भाई। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, हमेशा प्लस से बाहर की ओर होती है। तो इस तरीके से बाहर की ओर निकलेगी, तो यहाँ से बाहर की ओर निकलेगी इस तरीके से। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। मतलब E और ds का बीच का कोण कितना हो गया, 0 अंश हो गया। समझ में आ गया? E और ds के बीच का कोण कितना हो गया, 0 अंश हो गया। और मान लो ये जो दूरी है वो कितनी लेके चलते हैं, r लेके चलते हैं। मतलब ये जो P बिंदु मैंने जो लिया है इस बंद पृष्ठ पर, उसकी जो दूरी है वो कितनी है, मान लो r है। तो ये क्या हो गया, अवयव हो गया, ये छोटा अवयव हो गया। क्या हो गया, एक अवयव हो गया। ठीक है। तो इस अवयव के कारण अपने को क्या निकालना है, अवयवी क्षेत्रफल के कारण क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित करेंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो अवयवी क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अवयवी क्षेत्रफल बोल रहा है। मतलब किसका बात कर रहा है, इस छोटे से क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट ds। समाकलन लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बंद पृष्ठ का लगा देंगे। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो E क्या है, सब तरफ समान है। तो E हो जाएगा समाकलन E डॉट ds cos थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू E समाकलन cos 0, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो ds क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। E अगर नियत है तो E को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई का मान कितना आ गया, E डॉट ds समाकलन में। ठीक है। अब ds देखो ये छोटा पार्ट है, ऐसे ds सब तरफ होंगे, सब तरफ क्या होंगे, ds होंगे। तो सब तरफ ds होंगे चारों तरफ। तो क्या बनेगा, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या बनाएगा, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो जहाँ ds जो होगा वो क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तथा
ई का जो मान होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो पढ़ें अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। तो क्यू और दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा। चाहे तो इसको समीकरण 1 ले सकते हैं, इसको समीकरण 2 ले सकते हैं और ये वाला समीकरण 3। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए एक में समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ई का मान कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या आया है, आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एस का मान कितना आया, पूरे पृष्ठ के लिए डी एस का मान कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर आया है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे ये समझ में आ गया जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पूरी आवेश का कितना गुना होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति। इतना क्लियर है। तो कभी भी गॉस का प्रमेय आपको अप्लाई करना है उसके लिए क्या चाहिए, बंद पृष्ठ चाहिए। तो बंद पृष्ठ के कारण ही क्या निकलेगा, यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, गॉस के प्रमेय को प्रूफ कर सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। और बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी बंद पृष्ठ होगा उसके अंदर कितना आवेश है, कुल आवेश बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ गया। मतलब जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए गॉस के प्रमेय को कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं। उदाहरण बोलता है, पहला उदाहरण है, इसमें क्या करना है, कुल विद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या निकालना है, इसका कुल विद्युत फ्लक्स अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, तो फ्लक्स का कुल फार्मूला जो होता है क्यू टोटल, कुल आवेश बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अपने को पता है। तो इसके देखिए बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, तो ये पृष्ठ है, तो ये बंद पृष्ठ हो गया, इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू इनसाइड होता है। मैंने बताया था कुल जो आवेश होता है जो इनसाइड होता है, अंदर का आवेश होता है। तो इसके अंदर कितना आवेश है, Q1 और Q2। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको नहीं लेंगे, ये बाहर है। तो इस एग्जाम्पल को देने का मतलब ये था कि आप इसको बहुत अच्छे इजी तरीके से क्या कर सको, समझ सको। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होगा वो लेंगे, बाहर वाला नहीं लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत फ्लक्स होगा ये अपने को निकालना है। तो फाई का फार्मूला होता है क्या, Q कुल बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू कुल कितना देखिए, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होगा, एक माइनस क्यू होगा, दूसरा क्या होगा, प्लस क्यू। तो कुल आवेश हो जाएगा माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू। तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक छोटा एग्जाम्पल था विद्युत फ्लक्स का ये। इसको अगर समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मैंने बताया बंद पृष्ठ के लिए। इतना क्लियर है। चलिए आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। दिए गए चित्र में कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये दूरी कितनी है, L/2 है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, देखिए इस तरफ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस तरीके से इधर भी होगा, इस साइड भी होगा। लेकिन ये बंद पृष्ठ है क्या, नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो L/2 बेलन अगर नीचे बना हुआ है तो ऊपर भी क्या बना देंगे, L/2 बेलन बना देंगे, L/2 का बेलन बना देंगे। तो ये ऊपर की तरफ भी क्या हो गया, L/2 का बेलन हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, L/2। अब ये क्या बन गया, बंद पृष्ठ बनाते हैं, क्या बन गया, एक पूर्ण बेलन बन गया है। क्या बन गया, एक पूर्ण बेलन, कितने का, L लंबाई का एक पूर्ण बेलन बन गया। तो मेरे को किसका निकालना है, अर्ध बेलन का क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। किसका, अर्ध बेलन का विद्युत फ्लक्स। अर्ध बेलन का क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, पूरे बेलन का विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण बेलन जो क्या है, एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ है। संपूर्ण बेलन का विद्युत फ्लक्स क्या होगा बताइए। तो संपूर्ण बेलन का जो विद्युत फ्लक्स होगा, तो बताया बंद पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे बंद पृष्ठ का ये पूरे का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना किसका है, आधे का निकालना, अर्ध बेलन का। तो आधे अर्ध बेलन का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको कितने से भाग दे दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये लॉजिक है। तो इसको सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, किससे, सिमेट्री से। सिमेट्री मतलब होता है क्या, सिमेट्री से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिमेट्री मतलब बोल सकते हो, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट मतलब बोल सकते हो क्या, सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता से। किससे सॉल्व करता है, समरूपता से सॉल्व करना है इसको, इतना दिमाग बैठा दीजिए, ठीक है। तो समरूपता से इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। इतना क्लियर हो गया। तो सिमेट्री से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। वैसे ही देखिए, इसका अर्धगोले का अपने को क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। किसका, अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स। अर्धगोला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ भी आवेश ऐसा होगा, विद्युत क्षेत्र, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सब तरफ होगा। तो अर्धगोले का विद्युत फ्लक्स अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले किसका निकालूंगा, पूरे गोले का निकालूंगा। तो पूरे गोले के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, गोला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, और संपूर्ण गोला क्या है, एक बंद पृष्ठ है। संपूर्ण गोला जो बनेगा ये, वो क्या होगा, एक बंद पृष्ठ होगा। तो संपूर्ण गोले का विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बंद पृष्ठ का। तो अर्धगोले का निकालूंगा तो क्या करूंगा, आधे का निकालना तो क्या करूंगा, 2 से भाग दे दूंगा। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कौन से कॉन्सेप्ट से बना, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से। तो जैसा भाग नीचे है वैसे ऊपर बना दीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो क्या, विद्युत फ्लक्स का मान। समझ में आ गया। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था। अगर इसको बहुत अच्छे से बना लेते तो आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी आपको। 2 क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। ये चित्र दिया होगा, इससे कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले इसको क्या बना लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस बना लेते हैं। क्लोज सरफेस मतलब बंद पृष्ठ बना लेते हैं। तो बंद पृष्ठ कैसे बनेगा, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसको एक क्यूब बनाना पड़ेगा। कैसे क्यूब बनाना पड़ेगा भाई, नीचे में एक फलक है, ऊपर भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, अंदर होगा और बाहर की तरफ होगा। तो कितने फलक बनेंगे, टोटल 6 फलक। और 6 फलकों से क्या बनता है, घन बनता है। क्या बनता है, घन। तो इस फलक पे अपने को क्या निकालना है, इस फलक से कितना विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है ये अपने को निकालना है। तो a/2 दूरी पर, मतलब आधा, ये पूरा दूरी a ले लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, a लेता हूँ। तो a/2 मतलब बीच में आएगा कहीं पे, तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो इसका फ्लक्स कैसा होगा, इस तरीके से चारों तरफ गुजरेगा, है ना भाई। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें नीचे की तरफ गुजरा है, ऐसा है ना। तो इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा, आपकी तरफ भी जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, एक घन बनाएगा, है ना। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्यों बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि कौन सा पृष्ठ उपयोग कर रहा है अपन, बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स मैंने बताया कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कौन सा है, ये तो एक ही पृष्ठ है। तो क्या लिख सकते हैं, घन के एक सतह से या एक फलक से एक फलक का कुल विद्युत फ्लक्स, एक फलक का विद्युत फ्लक्स बोल सकते हैं। तो एक का कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल कितने फलक होते हैं, इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो 6 फलक का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो एक का कितना होगा, 6 से इसको क्या करो, भाग दे दो। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एक फलक है, इस फलक से या फेज से कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा, गुजरेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें में देखिए, यहाँ पे ये एक क्या बना हुआ, घन बना हुआ है। सबसे पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसका जो आवेश है वो इधर भी जाएगा, सब तरफ जाएगा, ऐसा चारों तरफ जाएगा। जब चारों तरफ जाएगा तो इसमें कितने पृष्ठ बनेंगे टोटल, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कुल जो संरचना है उसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, कुल संपूर्ण पृष्ठ का कुल फ्लक्स। तो जो कुल फ्लक्स होता है संपूर्ण पृष्ठ का वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो भी पृष्ठ बनेगा पूरा संपूर्ण, उसका कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसका निकालना है, एक का निकालना है ना। एक घन का विद्युत फ्लक्स किसका निकालना है, एक घन का अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक घन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले बताना पड़ेगा इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने घन बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ। जैसे मैं ये लेके चलता हूँ ऐसा एक क्यूब,
तो ये क्यूब बना हुआ है, तो यहाँ पे रखा हुआ है क्या, यहाँ पे रखा हुआ है क्या, आवेश। तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको जब बंद पृष्ठ बनाऊंगा तो ऊपर भी एक आवेश आएगा, इधर भी आएगा और इस तरफ भी आएगा। मतलब बोल सकते हैं इसके ऊपर होगा, इसके बाजू में होगा, है ना, और इसके ऊपर के साइड में भी होगा, मतलब इसके बाजू में और इसके दोनों ऊपर में। तो 4 फ्लक्स बनेंगे सामने, 4 घन बनेंगे, है ना। तो एक घन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ कहीं पे इस तरीके से, ऐसा। एक घन यहाँ कहीं पे बनेगा इस तरीके से, ऐसा, है ना। और दूसरा घन कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पे बनेगा इस तरीके से, ऐसा, तो ऐसा। तो ये 4 घन बन गए। तो देखिए अब ये चारों घन इस तरीके से बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आवेश रखा गया है, ये एक घन यहाँ पे है, एक घन ऊपर में है, एक घन यहाँ है, एक घन यहाँ है, 4 घन बन गए। अब ये पीछे साइड में है, तो जैसे 4 घन सामने है, तो उसको अगर मान लो बंद सतह बनाना है, बंद पृष्ठ बनाना है, तो 4 घन कहाँ होंगे, पीछे की तरफ होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 4 मिला के 1 2 3 4। इनके पीछे में आवेश रखा हुआ है, केंद्र पे, पीछे की तरफ केंद्र पे रखा हुआ है, चारों के बीच में। तो जैसे 4 घन इस साइड है, 4 घन कहाँ होंगे, पीछे होंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए, टोटल कितने घन हो गए, 8 घन बनेंगे। तो 8 घन बनेंगे, तो अगर पूरे 8 घन का कुल फ्लक्स कितना है, Q/ε0 है, संपूर्ण पृष्ठ का कितना है, Q/ε0 है। तो एक घन का विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/8ε0। समझ में आ गया। तो इसमें कई लोग 4 से भाग देते, 4 से भाग नहीं करना भैया, वो पीछे की तरफ है। तो जैसे सामने 4 है तो पीछे भी क्या होगा, 4 होगा। और सबके सेंटर में क्या रखा गया है, एक आवेश रखा गया है, ठीक है। तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला जो एक घन से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/8ε0 होगा। समझ में आ गया। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय का टॉपिक कंप्लीट किया और बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए, आपको उदाहरण दिए हैं। अगर आप उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ाने का मतलब ये था कि कम से कम आपका यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग को आगे के टॉपिक में डाउट इसीलिए आता है क्योंकि ये इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं अच्छे से कर पाते, ठीक है। तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। बस आपको मेहनत करनी है, घर में जाके प्रैक्टिस करनी है। आगे के लेक्चर में आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।